वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी। हमने इससे पहले के वीडियो व्याख्यान यानी कि 1858 के एक्ट में देखा था कि भारत से कंपनी का शासन विदा हो चुका है और अब भारत पर क्राउन की सत्ता स्थापित हो चुकी है। क्राउन की सत्ता स्थापित होने के बाद में जाहिर सी बात थी और ये स्वाभाविक भी था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो परंपराएं हैं वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के संचालन की जो विशेषताएं हैं उसका कुछ ना कुछ अंश भारत में भी आए, ये स्वाभाविक था। और इस स्वाभाविकता को हम देखते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, यानी कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इन काउंसिल्स एक्ट की एक सीरीज़ थी जिसमें हम पहला जो एक्ट है वो 1861 के रूप में देखते हैं। और इन तमाम जो परिषद अधिनियम थे, इंडियन काउंसिल्स एक्ट थे, उन सब का उद्देश्य भारत में गवर्नर जनरल की परिषद और उनके अधीन गवर्नर्स की जो परिषदें थी उनमें कार्यकारी और विधायी सुधार लाना और उनकी संरचनाओं में परिवर्तन करना था। तो आइए चलिए देखते हैं कि परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जो कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही रूप में काम करती थी, किंतु इस एक्ट ने उनकी कार्यपालिका की भूमिका के साथ साथ उनकी जो विधायिका की जो भूमिका थी उसमें किस तरीका संरचनात्मक परिवर्तन लाए, उसका जायज़ा इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम में देखने को मिलता है। तो आइए चलिए देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861। ब्रिटिश क्राउन के पास सत्ता हस्तांतरण के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित ये पहला एक्ट था। और इस एक्ट का जो केंद्र बिंदु था और इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत में भारत की जो गवर्नर जनरल्स की परिषद हुआ करती थी, चाहे वो केंद्रीय गवर्नर जनरल हो या फिर प्रेसिडेंसीज़ के जो गवर्नर थे उनकी परिषदें हों, उनके विधायी और कार्यकारी कार्यों में परिवर्तन लाने के लिए और उनमें सुधार के लिए निश्चित रूप से भारत परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब सवाल ये होता है कि इस अधिनियम को लाने के पीछे क्या ऐसे कारण थे या इस अधिनियम की तात्कालिक क्या परिस्थितियां थी जिस वजह से इस अधिनियम को लाया गया। तो आइए उसका जायज़ा हम लेते हैं। 1858 में कंपनी शासन की समाप्ति और ब्रिटिश क्राउन के शासन के प्रारंभ से ही भारत सरकार के प्रशासनिक और विधायी ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता ब्रिटेन में महसूस की जा रही थी। और ब्रिटेन में ये आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही थी, तो उसका कारण ये था कि ब्रिटिश संसद किसी भी तरह से 1857 की क्रांति जैसे किसी भी परिस्थिति को दोहराना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आगे चलकर ब्रिटिश क्राउन की सत्ता को भारत में किसी भी वर्ग के द्वारा चुनौती दी जा सके। तो इस कारण उनका ये प्रयास था कि कुछ न कुछ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी उसके कार्यों में किसी न किसी तरीके के सुधार प्रारंभ किए जाएं। इस बात की आवश्यकता बहुत ही शिद्दत से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा महसूस की गई थी। एक महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हमको देखने को मिलते हैं इस संदर्भ में वो थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया था और उन्हें कंपनी शासन का अच्छा खासा अनुभव था। उनका सुझाव इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को ये सुझाव दिया था कि यदि उन्हें अपना शासन स्थायी रूप से और शांतिपूर्वक भारत में चलाना है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीयों को किसी न किसी रूप में शासन और प्रशासन के कार्य में प्रतिनिधित्व देना होगा। तो इस सर सैयद अहमद खां के इस सुझाव को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत गंभीरता से लिया और इसी के अनुरूप या कहीं ना कहीं इस एक्ट को लाने में इस सुझाव ने अपना प्रभाव निश्चित रूप से ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा था। और
ये सर्वविदित है कि इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था भारत सरकार में संस्थात्मक सुधार लाना था, और इसीलिए इस एक्ट को इंडियन काउंसिल्स एक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा काउंसिल्स में सुधार लाया गया था। तो किस किस तरह के सुधार लाए गए थे उसका जायज़ा लेने से पहले हमें इस बात की जांच करना या इस बात से परिचित होना बहुत आवश्यक है कि 1858 के पूर्व का जो प्रशासनिक ढांचा था, चाहे वो ब्रिटेन का हो या भारत का हो, उसकी जानकारी होना हमें बहुत आवश्यक है। ब्रिटेन के प्रशासनिक ढांचे से हमारा तात्पर्य केवल ये है कि ब्रिटेन में जो संस्थात्मक स्ट्रक्चर था, जो ढांचा था, जो कि भारत शासन से संबंधित था, हम केवल उसी की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन के अपने प्रशासनिक और शासन की संरचना की बात हमें नहीं करनी है। हम केवल उस संरचना की, उस संस्था की और उन अधिकारियों की बात करेंगे जिनका संबंध भारत की सरकार से था। तो उसके तहत हम लोग ब्रिटेन में जो प्रशासनिक ढांचा था, जो उसकी हम एक जायज़ा लेंगे, और साथ ही साथ अब ये ब्रिटेन का जो प्रशासनिक ढांचा था किस तरह से भारत के पूरे प्रशासन को नियंत्रित करता था और प्रभावित करता था, उसका भी जायज़ा हम यहाँ पर लेंगे। तो ये हम देखते हैं, और पिछले वीडियो व्याख्यान में भी हमने लगभग इसको काफ़ी विस्तार से चर्चा में लिया है कि ब्रिटेन में दो तरह की संरचनात्मक व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा निर्मित होता था और उसके अधीन कार्य करता था, और जिसकी नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाती थी। और दूसरा होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी के संचालन से सीधे रूप से जुड़े हुए होते थे, और कई महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या आपको विदित है कि घटाकर 24 से 18 कर दी गई थी, किंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कंपनी के शासन में अदा करते थे, और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो नियुक्ति है वो कंपनी के शेयर धारकों के द्वारा की जाती थी। तो ये जो दो संरचनात्मक संस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं ब्रिटेन के अंतर्गत, जो कि भारत के प्रशासन पर पूरा अपना नियंत्रण रखती थी। इन दोनों संस्थाओं के अधीन भारत के अगर प्रशासन की बात करें तो भारत में गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद सबसे उच्चतर स्तर पर होती थी प्रशासन के। ये सबसे महत्वपूर्ण एक संस्था थी भारत में, जो कि पूरे कंपनी के अधीन क्षेत्रों के ऊपर अपना अधिकार रखती थी। आपको पता है कि पहले इस सदस्यीय परिषद की सदस्य संख्या 3 थी, बाद में इसको बढ़ाकर पुनः एक लॉ मेंबर के रूप में इसमें एक सदस्य की वृद्धि और की गई, और 1853 के एक्ट के द्वारा इस चौथे सदस्य को यानी कि लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्णकालीन सदस्य बना दिया गया, और उसको वोटिंग राइट्स भी दिए गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1858 से पूर्व गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी 4 सदस्यीय परिषद भारत के पूरे प्रशासनिक ढांचे के सर्वोच्च स्तर पर विद्यमान थी, और इनके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि ब्रिटेन की संस्थाएं थी। तो इस तरह का एक प्रशासनिक ढांचा हमको 1858 के पूर्व देखने को मिलता है। भारत में गवर्नर जनरल और इसकी परिषद के अधीन प्रेसिडेंसीज के गवर्नर हुआ करते थे, और उनकी सहायता के लिए भी उनकी अपनी अपनी परिषदें हुआ करती थी। चौथा जो प्रेसिडेंसी आप देख रहे हैं, हमने आगरा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आगरा प्रेसिडेंसी को 1834 में बनाया गया था, किंतु बाद में उसको पश्चिम प्रांत के रूप में, फिर प्रोविंस के रूप में मान्यता दी गई। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये गवर्नर्स हुआ करते थे प्रेसिडेंसीज में, और उनकी सहायता के लिए उनकी अपनी परिषदें हुआ करती। तो इस तरह का एक प्रशासनिक ढांचा 1858 के पूर्व विधायी और कार्यपालिका क्षेत्र में भारत में कार्यरत था। अब 1858 के एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों ही ये जो संरचनात्मक व्यवस्थाएं ब्रिटेन के प्रशासनिक ढांचे में थी, उन दोनों को समाप्त कर दिया गया, और उनके स्थान पर भारत सचिव का एक पद सृजित किया गया, और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद
का निर्माण भी किया गया, जिसमें से 8 सदस्य जो है वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाते थे और अन्य जो 7 सदस्य हुआ करते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा उनमें से स्वयं से चुने हुए जाते थे। तो इस तरह से एक ब्रिटेन की जो प्रशासनिक ढांचा है, ब्रिटेन में जो संरचना हुआ करती थी जो कि भारत के ऊपर नियंत्रण रखती थी, उसमें 1858 के एक्ट के द्वारा आमूलचूल परिवर्तन किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इन संस्थाओं को समाप्त करके उसके स्थान पर भारत सचिव, जिसकी रैंकिंग या जिसका पद ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट स्तर का हुआ करता था, उस पद को सृजित किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। हम ये भी देखते हैं कि 1858 के एक्ट के द्वारा भारत के जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया था, वो उसको एज इट इज़ छोड़ दिया गया था। अब 1861 का जो प्रावधान थे उसमें फिर किस तरह के परिवर्तन ब्रिटेन के ढांचे में, यानी कि इंडिया सेक्रेटरी और उसकी परिषद अथवा भारत के प्रशासनिक ढांचे में, इन दोनों में किस किस तरह के परिवर्तन लाए गए, इसका जायज़ा हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1858 में, क्योंकि ब्रिटेन का जो प्रशासनिक ढांचा था जो भारत शासन के लिए जिम्मेदार हुआ करता था, उसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन किया गया था, भारत सचिव नया पद सृजित किया गया था, किंतु भारत के प्रशासनिक ढांचे में किसी भी तरह के ख़ास परिवर्तन को 1858 के एक्ट के द्वारा नहीं लाया गया था। तो इस बात की कमी को ध्यान में रखते हुए 1861 का जो केंद्र बिंदु था वो भारत का जो प्रशासनिक ढांचा हुआ करता था उसमें परिवर्तन और सुधार के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से 1861 का ये उद्देश्य था। तो आइए देखते हैं किस तरह के परिवर्तन 1861 के एक्ट के द्वारा भारत के प्रशासनिक ढांचे में लाए गए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी 4 सदस्यीय परिषद पहले से मौजूद थी और उसमें 1861 के द्वारा एक सदस्य और जोड़ दिया गया। तो अब कुल मिलाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जिसको कि वाइसराय 1858 के 61 के बाद से वाइसराय भी कहा जाता था, अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके परिषद की सदस्य संख्या बढ़कर 5 हो चुकी है। आगे हम देखते हैं कि इस 1861 के अधिनियम के द्वारा एक पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? तो पोर्टफोलियो सिस्टम की यहाँ पर हमने परिभाषा आप देख सकते हैं कि एक पोर्टफोलियो कैबिनेट के सदस्य के रूप में एक मंत्री का दायित्व क्षेत्र है और प्रत्येक पोर्टफोलियो में एक या अधिक विभाग, एजेंसियां, सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड और या अन्य बोर्ड और संरचनाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में हम जो शासन के स्तर पर मंत्रालय देखते हैं और उनके एक राजनीतिक अधिकारी के रूप में, सर्वोच्च अधिकारी के रूप में हम मंत्री को देखते हैं, उसको ही एक पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है, जिसमें कि मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। तो इस तरह का जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो 1861 के अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। और क्योंकि हमने अभी पूर्व में चर्चा की कि गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या अब 5 हो चुकी थी, अब इसमें जब पोर्टफोलियो सिस्टम की बात होती है, यानी कि मंत्रालयों की बात होती है, तो 1861 में आप देख सकते हैं कि गृह मंत्रालय, सैन्य मंत्रालय, कानून मंत्रालय, राजस्व विभाग और वित्त विभाग, इन 5 विभागों को निर्मित किया गया था। और क्योंकि गवर्नर जनरल के परिषद में 5 सदस्य थे, तो जाहिर सी बात है और स्वाभाविक है कि प्रत्येक सदस्य एक विभाग का मुखिया हुआ करता था, यानी कि एक सदस्य के पास गृह विभाग होगा, एक सदस्य के पास सैन्य विभाग होगा, एक सदस्य के पास कानूनी विभाग होगा, एक के पास राजस्व होगा और एक के पास वित्त विभाग होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1861 के द्वारा एक पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत भारत के शासन के संदर्भ में की गई। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान ये भी रखनी है कि इसमें पब्लिक वर्क, जिसको कि आज की तारीख में हम PWD के नाम से जानते हैं, जो कि सार्वजनिक कार्य से संबंधित होता है,
उसकी भी उस पोर्टफोलियो की स्थापना भी, उस विभाग की स्थापना 1874 में की गई। तो इस तरह से एक सदस्य और बढ़ गया, और इस तरह से हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल के साथ साथ उसकी परिषद की जो संख्या थी वो 1874 तक 6 हो गई। अब इसमें एक बहुत अच्छा जनरल नॉलेज का प्रश्न भी बनता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम लागू करने का श्रेय किसको जाता है। तो इसका जवाब है लॉर्ड कैनिंग को, क्योंकि इस समय भारत के गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में, यानी कि वाइसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग अपने पद पर विराजमान थे। तो इस पोर्टफोलियो सिस्टम को लागू करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड कैनिंग को जाता है। अब ये तो हमने बात की कार्यपालिका की या कार्यकारी संस्था की, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अपनी भूमिका का निर्वहन करती थी। अब विधायन के व्यवस्था में किस तरह का परिवर्तन 1861 के अधिनियम के द्वारा लाया गया, इसका हम एक जायज़ा लेते हैं। हमने अभी तक जो बात की वो इस बात पे चर्चा की कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जब कार्यपालिका की भूमिका अदा करती थी तो उसकी संरचना किस तरह की होती थी, क्योंकि 1858 के एक्ट से पहले यही कार्यपालिका विधायन का कार्य भी करती थी, यानी कि विधि का निर्माण करने का जो दायित्व था वो भी इस कार्यपालिका के द्वारा ही विहित किया जाता था। किंतु जब यह कार्यपालिका यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद विधायन का कार्य करती थी, यानी कि कानून का निर्माण करती थी या विधि का निर्माण करती थी, तो उस वक्त उसमें कुछ अतिरिक्त व्यक्ति भी जुड़ते थे। तो उस बात का जायज़ा हम अब इस स्लाइड में लेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस अधिनियम से पहले यानी कि 1853 में क्या विधायन की व्यवस्था थी, यानी कि कानून का निर्माण किसकी जिम्मेदारी थी और किस तरह से और किन किन संस्थाओं के द्वारा इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन किया जाता था। तो इसकी जानकारी हम अब लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1853 के अंतर्गत गवर्नर जनरल, क्योंकि उस समय 4 सदस्य हुआ करते थे, तो गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद और कमांडर इन चीफ, ये जो व्यक्ति हैं ये कार्यपालिका के सदस्य हुआ करते थे। और लेकिन जब ये कानून निर्माण का कार्य करते थे यानी कि विधि निर्माण का कार्य करते थे, तो इसमें अन्य कुछ सदस्य भी जुड़ जाते थे, और वो सदस्य हुआ करते थे तात्कालिक कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य जज, तथा 4 जो प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर वहाँ के 4 विधायन पार्षद। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि 6 कार्यपालिका के सदस्य और 6 अन्य सदस्य जो सिर्फ विधायन के कार्य की दृष्टि से इस कार्यपालिका के साथ मिलकर कार्य करते थे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद में 6 सदस्य कार्यपालिका के हुआ करते थे और 6 अन्य सदस्य विधायन कार्य में कार्यपालिका के साथ जुड़ जाते थे। तो इनको ही सामूहिक रूप से केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था। इसमें आप देख सकते हैं 6 सदस्य कार्यपालिका के और 6 अन्य सदस्य, इस तरह से मिलकर ये 12 सदस्यीय एक संस्था हुआ करती थी जो मुख्य रूप से विधि निर्माण का कार्य करती थी। तो ये व्यवस्था 1858 से पहले और ख़ास तौर से 1853 से लागू थी। किंतु इसमें 1861 के द्वारा विधायन व्यवस्था में किस परिवर्तन को किस तरह से लाया गया, इसका जायजा अब हम लेते हैं। अभी हमने चर्चा की कि एक सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में बढ़ गया था और एक अतिरिक्त और सदस्य जो कि 1874 में जोड़ा गया था, तब गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 6 हो गई थी। लेकिन हम यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से अंकित इस चीज़ को कर दिया है, जैसा आप देख भी पा रहे हैं कि गवर्नर जनरल प्लस 5 उसकी परिषद के सदस्य प्लस 1 जो कि 1874 में जोड़ा गया था। तो इस तरह से ये गवर्नर जनरल समेत उसकी परिषद कार्यपालिका कहलाती थी। इसको सामूहिक रूप से ऑर्डिनरी मेंबर्स यानी कि सामान्य सदस्य कहा जाता था। अब इनके अतिरिक्त कमांडर इन चीफ भी इसमें हुआ करता था और उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि अभूतपूर्व मेंबर के रूप में शामिल किया जाता था। तो इस तरह से हम ये कार्यपालिका का ढांचा यहाँ पर देख सकते हैं।
अब इसमें एक अतिरिक्त व्यवस्था खास तौर से 1861 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई। हमने जैसा पूर्व में चर्चा किया कि जब भी गवर्नर जनरल अपनी परिषद के समेत कानून निर्माण के कार्य में संलग्न होते थे तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक सुप्रीम कोर्ट का अन्य जज और 4 प्रेसिडेंसीज के विधायन पार्षद उनके साथ विधायन निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित होते थे। किंतु 1861 के द्वारा इस तरह की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अभी भी विधायिका के रूप में काम करते थे, लेकिन अब इस दूसरा जो हिस्सा था उसमें परिवर्तन कर दिया गया और उसमें कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों का प्रावधान किया गया और ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि इन सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा ही की जाएगी। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश और 4 विधायन पार्षद होते थे, वह व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दी गई और अब कार्यपालिका यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जब भी विधायन कार्य के लिए बैठेगी, विधि निर्माण का कार्य करेगी, तो उस समय उनके साथ 6 कम से कम और अधिकतम 12 सदस्य वाली एक और संस्था जुड़ जाएगी और इस तरह से ये दोनों संस्थाएं मिलकर विधायन का कार्य करेंगी। तो ये जो दूसरी संस्था थी इसको एडिशनल मेंबर्स का नाम दिया गया, यानी कि अतिरिक्त सदस्यों का नाम दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो विधायन निर्माण के लिए जिस संस्था का स्ट्रक्चर संरचना हमारे सामने उभर कर आती है उसमें शामिल थे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, जिनको कि ऑर्डिनरी मेंबर कहा जाता था, कमांडर इन चीफ जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर कहलाता था, और साथ में एडिशनल मेंबर जिनकी संख्या निश्चित नहीं थी लेकिन कम से कम 6 होनी चाहिए थी और एक अधिकतम 12 हो सकती थी। तो इस तरह से देखते हैं हम यहाँ देखते हैं कि ये पूरी संस्था मिलकर, ये तीनों ही तरह के मेंबर मिलकर एक तरह से विधान परिषद के रूप में, केंद्रीय विधान परिषद के रूप में काम करते थे। अब ये जो अतिरिक्त मेंबर यानी कि एडिशनल मेंबर्स की हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं उसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरीके के सदस्य हुआ करते थे। यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अधिकारी जो कि भारत में काम कर रहे हैं वो भी हो सकते थे, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो सिविल हो, दोनों ही तरीके के सरकारी अधिकारी इस समिति के सदस्य हो सकते थे। और साथ ही साथ इसमें गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान भी था, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया था कि इस तरह की जो संस्था होगी उसके अंदर केवल सरकारी सदस्यों का ही बहुमत होगा। यानी कि इसमें हमेशा ये प्रावधान रखा गया कि जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या सदैव सरकारी सदस्यों से कम होगी, यानी कि बहुमत सरकारी सदस्यों का होगा। और साथ में ये भी कहा गया कि इनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष का होगा, यानी कि 2 वर्ष तक ये इस भूमिका का निर्वहन करेंगे और 2 वर्ष के पश्चात नए सदस्यों को इसमें नामांकित गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि गवर्नर जनरल यानी कि जो कार्यपालिका, गवर्नर जनरल उसकी परिषद है या कमांडर इन चीफ है, ये जो हिस्सा है जो कार्यपालिका है, जो पालिका का भूमिका का निर्वहन करते थे, उस हिस्से में भारतीयों को शामिल होने की अनुमति उस समय नहीं थी। लेकिन जो एडिशनल मेंबर वाला हिस्सा है उसमें भारतीय शामिल हो सकते थे और ख़ास तौर से गैर सरकारी सदस्य के तौर पे। तो यहाँ पर हमें 1861 के अधिनियम के पश्चात हम यहाँ पर देखते हैं कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, इन 3 भारतीयों को पहली बार एडिशनल मेंबर के रूप में विधान परिषद के सदस्य के रूप में जगह दी गई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज का प्रश्न पुनः यहाँ पर बन जाता है कि किस एक्ट के बाद भारतीयों को विधान परिषद में सदस्यता दी गई और किन्हें दी गई। तो ये दोनों ही प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष आते हैं और उनका उत्तर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, ये 3 भारतीय थे जिनको पहली बार एडिशनल मेंबर्स के रूप में विधान परिषद में सदस्यता दी गई। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यानी कि ऑर्डिनरी मेंबर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर, एडिशनल मेंबर, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरीके के सदस्य थे, ये सब पूरा स्ट्रक्चर मिलकर केंद्रीय विधान परिषद के रूप में कार्य करता था।
अब हम कुछ अन्य प्रावधानों की चर्चा कर लेते हैं जो कि 1861 की महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। उनमें शामिल था कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, जिसकी अवधि 6 माह लगभग हुआ करती थी। 6 महीने के पहले पहले या तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको अपास्त कर सकते थे या गवर्नर जनरल स्वयं वापस ले सकते थे। तो इस तरह से, और अगर गवर्नर जनरल चाहते तो अपनी केंद्रीय विधान परिषद के माध्यम से उसको कानून का रूप भी दे सकते थे। तो उसकी अवधि 6 माह थी। आज के समय में भी स्वतंत्र भारत के संविधान में भी जो ऑर्डिनेंस का जो सामान्य अवधि है वो 6 माह है, चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश हो अथवा केंद्र सरकार के अंतर्गत जारी राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी अध्यादेश हो। दोनों ही अध्यादेशों की अवधि 6 माह होती है। तो ये प्रावधान हमें 1861 में भी देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर इस बात को जानना भी ज़रूरी है कि हमने जिस संरचना की चर्चा की, जिसको कि हम केंद्रीय विधान परिषद कह रहे हैं, वो आज की तारीख की जो पार्लियामेंट है या संसद जो है उसके समकक्ष नहीं थी, और ना ही उसकी कार्यप्रणाली संसद की तरह थी, बल्कि उसको काफ़ी सीमित अधिकार थे और केवल नाम मात्र के अधिकार थे, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट ये नहीं चाहती थी कि भारतीयों को किसी भी तरीके से कोई वास्तविक अधिकार उस समय मिले। वो केवल एक नॉमिनल या 1857 की जैसी कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस दृष्टिकोण से थोड़े से भारतीयों को वो प्रतिनिधित्व के तौर पे दिखावटी रूप से दिखाना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने जिन 3 व्यक्तियों को विधान परिषद में एडिशनल मेंबर के रूप में शामिल किया था, वो बेसिकली ब्रिटिश सरकार के ही एक तरह से कहना चाहिए कि उनके पूर्ण नियंत्रण में थे या उनके प्रति काफ़ी स्वामी भक्ति रखते थे। तो इस कारण ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा इन 3 व्यक्तियों को नामांकित किया गया, क्योंकि उनकी जो भूमिका थी वो भारत से अधिक गवर्नर जनरल के प्रति थी। ब्रिटिश शासन के प्रति स्वामी भक्ति उनकी ज़्यादा थी, और ये गवर्नर जनरल को अच्छी तरह विदित था कि वो किसी भी तरह के बाधा विधान परिषद के सदस्य के रूप में उपस्थित नहीं करेंगे। तो इस बात को गवर्नर जनरल भली भांति जानते थे, इसीलिए उन 3 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि इस तरह की जो परिषद थी उसको वित्तीय चर्चा करने की अनुमति नहीं थी, यानी कि फाइनेंशियल मैटर पर इस तरह की कोई भी चर्चा विधान परिषद में नहीं की जा सकती थी। और साथ ही यहाँ पर यह भी स्पष्ट था कि जो अतिरिक्त सदस्य हैं, यानी कि जो एडिशनल मेंबर जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो कार्यकारी परिषद के सदस्य से सवाल नहीं कर सकते थे, किसी तरह की क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, जैसा कि आज की ब्रिटिश पार्लियामेंट हो चाहे भारत की पार्लियामेंट हो, जिसमें विपक्ष के सदस्य सत्ता से प्रश्न पूछ सकते हैं। उस तरह के प्रश्न पूछने का कोई प्रावधान 1861 के अधिनियम में नहीं था। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रेसिडेंसीज की जो विधायन शक्ति हुआ करती थी, यानी कि गवर्नर्स और उसकी परिषद के द्वारा कानून निर्माण की जो शक्ति थी, जिसका अंत 1833 के एक्ट में कर दिया गया था, उसको पुनः 1861 में बहाल कर दिया गया। यानी कि अब पुनः गवर्नर और उसकी परिषद अपने प्रेसिडेंसीज के लिए कानून का निर्माण कर सकती थी। हालांकि उसकी एक कॉपी गवर्नर जनरल को भेजी जानी आवश्यक होती थी, और गवर्नर जनरल चाहे तो उस पर अपनी अस्वीकृति जाहिर कर सकता था। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है कि सैनिक, धार्मिक, विदेश संबंध और राजस्व संबंधी विधायन पर गवर्नर जनरल की अनुमति पहले आवश्यक हुआ करती थी। उसकी अनुमति के पश्चात ही इससे संबंधित विधायन पर विधान परिषद में चर्चा हो सकती थी या इस तरह के विधायन को स्वीकृति दी जा सकती थी। तो इसके संदर्भ में पहले गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक हुआ करती थी। अगला जो प्रावधान है कि गवर्नर जनरल चाहे तो किसी विधायन में चाहे वो उपस्थित हो या ना हो, प्रत्येक पर उसके हस्ताक्षर आवश्यक थे। वो चाहे तो अनुमति दे, रोक ले या क्राउन के लिए वो ऐसे विधेयक को आरक्षित कर सकता था। यदि किसी विधेयक को गवर्नर जनरल के द्वारा क्राउन की मंजूरी के लिए आरक्षित कर दिया जाता था, तो निश्चित था कि उसका जो भविष्य है वो क्राउन की इच्छा पर ही निर्भर करता था। अगर क्राउन उसको अनुमति देता है तो वो कानून की शक्ल में भारत में लागू होगा, अन्यथा वो समाप्त माना जाएगा। और
क्राउन तक जो आरक्षित विधेयक पहुंचाया जाता था वो भारत सचिव के माध्यम से पहुंचाया जाता था और उसकी स्वीकृति की सूचना भी भारत सचिव के माध्यम से ही गवर्नर जनरल तक पहुंचाई जाती थी। तो इस तरह से देखते हैं कि हम भारत सचिव ब्रिटिश क्राउन और भारत के गवर्नर जनरल के बीच में एक माध्यम का कार्य भी करता था। इस तरह की स्वीकृति या अस्वीकृति की जो घोषणा है वो गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती थी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो ये है कि प्रत्येक जो पारित विधि थी या अधिनियम जो भी भारत में इस तरह की केंद्रीय परिषद के द्वारा पारित किया जाता था उसकी एक प्रमाणित प्रति भारत सचिव को भेजी जाती थी और भारत सचिव इस प्रकार की किसी भी विधि या अधिनियम को शून्य घोषित कर सकता था। यानी कि गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत सचिव को भी इस तरह की केंद्रीय विधान परिषद द्वारा निर्मित कानूनों को वीटो करने की शक्ति थी और वो उन्हें शून्य भी घोषित कर सकते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत की जो केंद्रीय विधान परिषद थी जिसके कुछ प्रावधान और जिसकी कुछ संरचना में परिवर्तन 1861 के अधिनियम द्वारा लाए गए वो काफ़ी कुछ केवल दिखावटी मात्र थे। वास्तविक रूप से यह विधान परिषद कहीं भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रतापूर्वक कानून निर्माण का कार्य करने में सक्षम नहीं थी और ना ही इसका किसी भी तरह का अंकुश कार्यपालिका के ऊपर था, ना ही गवर्नर जनरल और उसकी परिषद से प्रश्न पूछे जा सकते थे और इस अधिनियम के द्वारा किसी भी तरीके से भारतीयों को कोई भी वास्तविक प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया था। केवल नॉमिनल और दिखावटी तौर पर 3 भारतीयों को इसमें शामिल कर लिया गया था, लेकिन वो भी अंग्रेज़ों के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी स्वामी भक्ति रखते थे और इसी कारण उनको शामिल किया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1861 का जो प्रावधान है उसने हालांकि काफ़ी सारे परिवर्तन भारत की केंद्रीय विधान परिषद में उसके द्वारा लाए गए, लेकिन जो नामांकित सदस्य की जो व्यवस्था थी उससे कहीं ना कहीं केंद्रीय विधान परिषद की भूमिका उतनी बेहतर नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। हालांकि इसके महत्व के रूप में ये कहा जा सकता है कि इसमें पहली बार कम से कम 3 भारतीयों को शामिल किया गया। तो यहाँ पर 1861 का अधिनियम हमारा ये समाप्त होता है। वीडियो में बने रहने के लिए और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यदि कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं और उनके समाधान की प्रयास भी हमारी ओर से किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।